जैसा कि मैं अपने बच्चों को बता रहा था कि आज का हमारा टॉपिक स्टमक था, तो जरा दोबारा देख लेते हैं। जहां एजोफेगस आकर एंड होता है ना बेटा, स्टमक के इस स्टार्टिंग पॉइंट को कार्डियक रीजन कहते हैं। और इस कार्डियक रीजन पर एक रिंग शेप्ड मसल होगा, एक रिंग मसल होगा, एक गोल मसल होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो वो इस अंदर आने वाले ओपनिंग को बंद करके रखता है, और अगर रिलैक्स हुआ हो तो तब एजोफेगस से फूड अंदर एंटर हो सकता है। तो कार्डियक रीजन पर मौजूद इधर एक रिंग मसल को कार्डियक स्फिंक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कार्डियक स्फिंक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट आपकी बुक में कार्डियक स्फिंक्टर के बारे में है कि एट द जंक्शन दैट इज मीटिंग पॉइंट between esophagus and the stomach, there is a special ring of muscles that is called cardiac sphincter. When the cardiac sphincter muscle contract, तो contract करके बेटा ये entrance को बिल्कुल बंद कर देगा. The entrance of the stomach closes and thus prevents the contents of the stomach from moving back into the esophagus. तो स्टमक के अंदर अगर कोई कंटेंट है तो वो वापस एजोफेगस में नहीं जाएगा, और अगर एजोफेगस में कोई कंटेंट है तो वो स्टमक में नहीं जा सकता जब तक कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स होकर ओपन नहीं हो जाता। अब देखना यह है कि कार्डियक स्फिंक्टर ओपन कब होता है। तो कार्डियक स्फिंक्टर ओपन्स व्हेन अ वेव ऑफ पेरिस्टालसिस। जब पेरिस्टालसिस हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, इट इज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, contraction and relaxation of the longitudinal and circular muscles of the esophagus. तो बेटा जब वो आएंगी कार्डियक स्फिंक्टर तक पहुंचेंगी तो कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स होकर ओपन हो जाएगा। When peristalsis coming down the esophagus reaches it, तो जब कार्डियक स्फिंक्टर तक पहुंचेगी पेरिस्टैटिक मूवमेंट, तो कार्डियक स्फिंक्टर खुल जाएगा। The stomach is situated below the diaphragm on the left side of the abdominal cavity. तो जो स्टमक है, स्टमक situated है on the left side of the abdominal cavity, on the left side of the abdominal cavity. ठीक, तो ये देखें स्टमक, यहां पर बेटा एक शीट ऑफ मसल्स होती है, उस शीट को बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम एक शीट है जो हमारी इस पूरी बॉडी कैविटी को दो कैविटीज में डिवाइड कर देती है, एक ऊपर वाली चेस्ट कैविटी और एक नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी। तो मेरे बच्चों एब्डोमिनल कैविटी के इस जगह पर, ये जहां पर स्टमक उन्होंने लेबल किया हुआ, तो स्टमक इधर है, लेफ्ट साइड पर है, बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड पर मौजूद है हमारी बॉडी कैविटी। तो बेटा जी stomach is situated below the diaphragm on the left side of the abdominal cavity. So stomach is an elastic से मुराद कि अगर मैं 3 या 4 नान खा लूं और बाकी मेरे स्टमक में इतनी कैपेसिटी होती है कि मैं ढेर सारे नान खा सकता हूं, तो अगर मैं ये खा सकता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे स्टमक की जो मसल्स हैं वो बड़े इलास्टिक इन नेचर है। मैं इतना ज्यादा खा लेता हूं, स्टमक मेरा फूल तो जाता है मगर फटता नहीं है। तो जी हाँ, स्टमक एक इलास्टिक मस्कुलर बैग है, इलास्टिक मस्कुलर बैग है। और फिर ये स्टमक जो है, स्टमक बेटा अगर पाइलोरिक एंड का स्फिंक्टर बंद रखे और हम खाते चले जाएं, तो जब हम खाएंगे तो कार्डियक स्फिंक्टर खुलेगा, कार्डियक स्फिंक्टर खुलेगा, फूड अंदर आता जाएगा, तो फूड इधर जमा हुआ, फिर फूड इधर तक आया, फिर फूड इधर 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 इधर। तो बेटा एक वक्त आएगा कि 4 नान खाने के बाद भी मेरा यानी 4 नान खाने के बाद जब मेरा स्टमक पूरे का पूरा भर जाएगा, यानी एक वक्त आएगा कि मेरा स्टमक भरेगा, इतना भी इलास्टिक नहीं है क्योंकि आगे से पाइलोरिक स्फिंक्टर तो बंद है।
तो जब मेरा ये सारा स्टमक, चूंकि इसकी बंद होने की वजह से सारा स्टमक जब मेरा फूड से भर जाएगा, तो अब मुझे फीलिंग होगी कि मेरे स्टमक में मजीद जगह नहीं है। इसलिए आप बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा खाने के बाद आप कह देते हो बस पेट भर गया, तो वो पेट असल में वो स्टमक सारे का सारा स्टोर कर लेता है फूड, और अब उसको आगे नहीं जाने देगा जब तक वो अपने हिस्से की डाइजेशन नहीं कर लेता। तो मेरे बच्चों, स्टमक इज एन इलास्टिक मस्कुलर बैग दैट स्टोर्स फूड, जो फूड को अपने अंदर स्टोर करता है फ्रॉम मील्स फॉर सम टाइम। अच्छा, जब तक हजम नहीं होगा, वो अंदर स्टोर उसने किया हुआ है, पाइलोरिक स्फिंक्टर नहीं खुलेगा और वो फूड को बाहर जाने नहीं देगा। तो फॉर सम टाइम इसलिए लिखा है कि जब तक हाजमा नहीं हो जाता, जब तक स्टमक अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर लेता। बेटा इसी की वजह से, स्टमक की इस वजह से याद रखें मैं डिसकंटिन्यूअस फीडिंग कर पाता। अगर मेरा स्टमक मुझे नाश्ता करने पर फुल होकर ना रोकता होता, तो यकीन करो जितना मैं खाने पीने का शौकीन हूं, मैंने सारा दिन फीडिंग कंटिन्यूअस रखनी थी, मैंने सारा दिन खाना था। लेकिन बेटा एक नाश्ता जब करने बैठते, एक पराठा खा लिया, तो फिर पता लगा कि वो अब पराठा अंदर स्टोर रहेगा जब तक स्टमक उसकी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके उसको बाहर नहीं निकालेगा, अपने प्रोसेसिंग नहीं करेगा, स्टमक में उसको बाहर निकलने नहीं देगा। तो रिमेंबर दैट, स्टमक अपनी इस स्टोरिंग की वजह से, स्टमक अपने पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद रखने की वजह से, इट मेक्स डिसकंटिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल। फिर हम 3 वक्त का खाना खाते हैं, मतलब पहला खाना खाया, फिर 6 घंटे रुक गए, स्टमक जरा खाली हुआ, फिर अगला खाना खाया, फिर स्टमक खाली हुआ, उसके बाद फिर हमने अगला खाना खाया। तो जब तक स्टमक का सारा मटेरियल इंटेस्टाइन में पास नहीं हो जाता, हम खाना नहीं खाते। तो इस तरह हमारी कंटिन्यूअस फीडिंग नहीं, हमारी डिसकंटिन्यूअस फीडिंग हो जाती है, और वो सिर्फ स्टमक की वजह से। इट ऑल्सो पार्टली, पार्टली का मतलब बेटा मैंने उर्दू में लिखा हुआ है अधूरा, डाइजेस्ट द फूड। भाई यही पार्शियल डाइजेशन तो ओरल कैविटी में भी हुई थी। तो जी हाँ, ओरल कैविटी में स्टार्च की डाइजेशन, ओरल कैविटी में स्टार्च की डाइजेशन की थी उन्होंने, और वो भी पार्शियल डाइजेशन थी। स्टार्च को उन्होंने, यानी हमारे स्लाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च की मुकम्मल डाइजेशन, ग्लूकोज में नहीं था थोड़ा, स्लाइवरी एमाइलेज या पीट आयलिन जिस तरह स्टार्च को तोड़ देता था इसमें ग्लूकोज में, इसी तरह प्रोटीन्स की मुकम्मल डाइजेशन हो, तो मुकम्मल डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स बनाती है। तो याद रखें, स्टमक जो है वो भी पार्शियल डाइजेशन करेगा, वो प्रोटीन्स, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को लेस कॉम्प्लेक्स में तोड़ देगा, मगर इंतहाई सिंपल अमीनो एसिड्स में अभी नहीं तोड़ेगा। तो जो स्टमक है वो भी पार्टली डाइजेशन करता है फूड की। द स्टमक वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 प्रिंसिपल लेयर्स। तो अगर आप इस फोटोग्राफ में देखें, तो ये देखें, ये पहली लेयर, ये दूसरी, और ये तीसरी। तो 3 अदद लेयर्स हैं। ये देखें, एक अंदरूनी, एक सबसे अंदर वाली, एक उससे बाहर वाली, तो एक सबसे बाहर वाली। तो बेटा इसकी 3 प्रिंसिपल लेयर्स होती हैं। द स्टमक वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 प्रिंसिपल लेयर्स। पहली है जी आउटर लेयर, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। फिर दरमियान वाली मसल की लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। तो सबसे आउटर लेयर जो है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ मसल टिश्यू, दैट इज स्मूथ मसल्स, जबकि इनर लेयर is also made up of connective tissue. Inner layer is also made up of connective tissue, और इसकी इनर लेयर का नाम म्यूकोजा है। बेटा इसकी इनर लेयर को क्या बोलेंगे? म्यूकोजा। तो म्यूकोजा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जहां ढेर सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे।
ढेर सारे क्या आएंगे म्यूकोजा में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। दोबारा सुन लें, स्टमक की जो वॉल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 प्रिंसिपल लेयर्स। एक है आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दूसरी है मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, और एक इनर लेयर है, इनर लेयर का नेम म्यूकोजा है। एंड दिस म्यूकोजा इज आल्सो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस म्यूकोजा कंटेन्स मैनी ग्लैंड्स। तो बेटा आउटर लेयर का तो काम प्रोटेक्शन करना था, तो लेट्स सी कि बाकी की 2 लेयर्स की क्या काम है। The middle layer of the muscles consists of outer longitudinal and inner circular muscles। तो बेटा जो मस्कुलर लेयर है, मिडल लेयर, उसमें 2 तरह के मसल्स हैं। एक है जो गोल है इस तरीके से यूं, तो इनको बोलेंगे सर्कुलर मसल्स, और दूसरे यूं हैं जो कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। कौन से मसल्स है बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल। तो याद रखें कि बाहर की जानिब लॉन्गिट्यूडिनल है और अंदर की जानिब सर्कुलर मसल्स हैं। These muscular layers help in churning। तो बेटा जब ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे तो चर्निंग होगी, और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे तो इस तरीके से स्टमक में मूवमेंट पैदा होगी, और स्टमक ग्राइंडिंग करेगा फूड की। स्टमक विल स्टार्ट ग्राइंडिंग ऑफ द फूड इनसाइड इट, दैट इज कॉल्ड चर्निंग। दैट इज कॉल्ड चर्निंग। तो चर्निंग का जो फंक्शन है ये मिडिल लेयर के जिम्मे है। चर्निंग के अलावा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मिक्सिंग ऑफ फूड विद द स्टमक सेक्रीशंस भी होगा। तो स्टमक की सेक्रीशंस के साथ मिक्सिंग ऑफ फूड भी होगा। मिक्सिंग ऑफ फूड विद द स्टमक सेक्रीशंस, तो जो स्टमक की जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थी उसके साथ मिक्सिंग ऑफ फूड विद द स्टमक सेक्रीशंस भी होगा। अब आ जाए जो इनर लेयर। जो इनर लेयर है ऑफ द स्टमक, इट पोजेसेस न्यूमरस ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। न्यूमरस ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। बेटा ये मैंने आपके सामने ये ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड मैंने खोला हुआ है। तो ये ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड ये म्यूकोजा के अंदर है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस बनाकर तो बाहर स्टमक की ल्यूमेन में छोड़ेंगे। The mucosa, the inner layer of the stomach, possesses numerous tubular gastric glands which are composed of 3 kinds of cells, which are composed of 3 kinds of cells। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 kinds of cells हैं, वो कौन से हैं? नंबर 1 म्यूकस सेल्स, नंबर 2 पेराइटल, पेराइटल का दूसरा नाम ऑक्सेंटिक सेल्स, और तीसरे हैं जी जाइमोजेन सेल्स। जाइमोजेन सेल्स। दोबारा सुन लें, स्टमक की जो इनर वॉल है दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा, और म्यूकोजा के अंदर न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इस तरह के। तो these are tubular gastric glands, these are tubular gastric glands। तो these tubular gastric glands have 3 kinds of cells: mucus cells, number 2 parietal or oxyntic cells, and number 3 zymogen cells। zymogen cells। तो मेरे बच्चों, mucus cells are the cells that secrete mucus। तो mucus cells, gastric glands के जो mucus cells हैं, that will secrete mucus, that will secrete mucus। जो second type of cells हैं, parietal या oxyntic cells, they secrete hydrochloric acid। ये मेरा बच्चा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाकर तो बाहर खारिज करते हैं। और जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं, जाइमोजेन सेल्स, दे सेक्रीट पेप्सिन एंजाइम
in inactive form, that is pepsinogen. So zymogen cells are the cells which secrete pepsinogen. बेटा फिर ना कहना खबर ना हुई, म्यूकस सेल्स, पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स और zymogen सेल्स, इन तीनों का फंक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। चलिए अब देखते हैं कि म्यूकस का क्या फंक्शन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है और पेप्सिनोजेन का क्या फंक्शन। द सेक्रीशन ऑफ ऑल दीज थ्री सेल्स, इन तीनों सेल्स की सेक्रीशंस को कलेक्टिवली, मतलब म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन को मिलाकर गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गैस्ट्रिक जूस। अब ये याद रखें कि अगर घर पर अच्छा खाना पक रहा हो, जब आपकी मामा बड़ा अच्छा अच्छा खाना पकाती, खुशबूदार, उसकी खुशबू और उसके बारे में सुन करके आज फलानी चीज पक रही है, अगर तो वो आपकी फेवरेट है, तो बच्चों थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक जूस की जो सेक्रीशन है, बल्कि थोड़ी बहुत ही सफिशिएंट गैस्ट्रिक जूस आपके ऑलरेडी स्टमक में सेक्रीट कर दिया जाएगा। The secretion of the gastric juice is regulated, controlled by smell and quality of food. By smell and quality of food. तो अगर फूड की स्मेल अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो हमारा स्टमक ऑटोमेटिकली तौर पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या छोड़ देंगे? गैस्ट्रिक जूस बनाकर तो छोड़ देते हैं। अच्छा जी, म्यूकस। तो मेरे बच्चों, म्यूकस इज अ थिक सेक्रीशन। म्यूकस एक थिक सेक्रीशन है, सबसे पहले यही निकलेगी, दैट कवर्स द इनसाइड ऑफ द स्टमक। तो म्यूकस निकलकर स्टमक की जो इनर वॉल है, दैट इज म्यूकोजा, उस पूरी म्यूकोजा को कवर कर लेगी, पूरी म्यूकोजा को कवर कर लेगी, ताकि अंदर म्यूकोजा पर HCl और पेप्सिन का कोई असर ना हो। It prevents the underlying walls from being digested. तो बेटा पेप्सिन एक जबरदस्त प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और चूंकि हमारा स्टमक इज मस्कुलर ऑर्गन, तो मसल इज आल्सो अ प्रोटीन, तो कहीं हमारा जो स्टमक है वो ही ना डिसॉल्व हो जाए, वो ही ना डाइजेस्ट हो जाए। तो म्यूकस is the thick secretion that covers the inside of the stomach and it prevents the underlying walls from being digested. अब आइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखते हैं। मेरे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड is secreted in concentrated form. Remember that, बड़ा तेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाकर तो छोड़ते हैं, बहुत तेज होता है। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ, HCl adjusts the pH of stomach contents ranging from 2 to 3. तो कोई पूछे कि HCl जो हमारी बॉडी में जो सेक्रीट होता है, वो जो HCl है उसकी कितनी pH होती है, तो आपने कहना है 2 होती है जी उसकी pH। और याद रखें कि वो हमारे स्टमक के अंदर के कंटेंट्स की जो pH है वो उसकी रेंज कर देगा 2 to 3 के दरमियान उसकी पीएच होगी, और ये पीएच हाईली एसिडिक है बेटा, और इसी एसिडिटी की वजह से पेप्सिनोजेन फौरन से पहले एक्टिवेट हो जाएगा और पेप्सिन फिर एक्ट करेगा प्रोटीन्स पर। पेप्सिन क्या करेगा बेटा? एक्ट करेगा प्रोटीन्स पर। तो पहला फंक्शन तो ये आ गया कि पीएच HCl जो है वो स्टमक कंटेंट्स की पीएच 2 to 3 कर देता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये आ गया कि ये पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, और थर्ड पॉइंट इसका ये हो गया कि इट आल्सो सॉफ्टन्स द फूड। जो हमने फूड खाया हुआ होता है, HCl उसको सॉफ्ट भी कर देता है। और फिर अगला फंक्शन इसका ये हो गया कि इट किल्स मेनी ऑर्गेनिजम्स टेकन इन अलोंग विद द फूड। सो तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन आवर गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का फर्स्ट फंक्शन है कि इट
makes the pH of the stomach contents ranging from 2 to 3. Second इसका function है कि it activates pepsinogen into pepsin to act on proteins. Third इसका function है कि HCl softens the food. HCl softens the food. And last इसका function है कि it kills many organisms taken in along with the food. Taken in along with the food. ना मेरे बच्चों, अब अगला आया कि पेप्सिन का क्या रोल है. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है और लॉन्ग तो इस चैप्टर में से लॉन्ग आना है, लिहाजा इसीलिए मैं इस चैप्टर के पहले अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो पेयरिंग में आसानी हो. तो 12th चैप्टर जरा इजी है, इसी को आपने सिलेक्ट करना है. पेप्सिन is an enzyme secreted in an inactive form called pepsinogen. तो पेप्सिन एंजाइम अपने इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रीट होता है जिसका नाम पेप्सिनोजेन है. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पेप्सिनोजेन को HCl ने एक्टिवेट करना है. पेप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड टू पेप्सिन व्हेन एक्सपोज्ड टू एसिडिक मीडियम. तो दैट वाज आल्सो द फंक्शन ऑफ द HCl कि HCl एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन. अच्छा, एक और तरीका भी है पेप्सिनोजेन का एक्टिवेट होने का, वो ये है कि अगर पहले से ही ऑलरेडी एक्टिवेटेड अगर थोड़ी सी पेप्सिन पड़ी हुई है स्टमक में पहले से ही, तो वो भी आने वाले पेप्सिनोजेन को आराम से एक्टिवेट कर देगी. पेप्सिन हाइड्रोलाइसिस. बेटा हाइड्रोलाइसिस का मतलब है मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रो में तोड़ना. मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रो में तोड़ना. तो जी हाँ, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है. तो पेप्सिन हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन टू यील्ड पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स. देखा, नॉट इनटू अमीनो एसिड्स. तो ये लेस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं. तो पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में इसको तोड़ देगा पेप्सिन. नेक्स्ट, द मसल्स ऑफ द स्टमक वॉल. जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे एंड थॉरो मिक्सिंग होगी फूड की विद द गैस्ट्रिक जूस एंड इवेंचुअली मतलब आखिरकार the whole contents of the stomach will be converted into a semi-solid mass. एक semi-solid mass बन जाएगा जिसको chyme कहते हैं. It is chyme, not chyme. And gradually the stomach empties that chyme into the duodenum. कैसे? By relaxing pyloric sphincter. जब वो अपना पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तो पाइलोरिक स्फिंक्टर से थोड़ा थोड़ा करके काइम सारा निकालकर ड्यूडेनम में चला जाएगा. ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो मेरा बच्चा यहाँ पर हमारा स्टमक आज का पूरा खत्म हुआ. तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकती हैं. जी बोलिए. सर जी सर, ये जो मिडिल लेयर वाला था एक दफा दोबारा बता दें. ओके बेटा. पॉइंट नंबर 7 की आप बात कर रही है ना बेटा? जी सर. ये देखें बेटा, ये आपके सामने स्टमक है. तो स्टमक की एक इनर लेयर है, दिस इज म्यूकोजा. उसके बाद स्टमक की एक दरमियानी लेयर है. दरमियानी लेयर ये, अच्छा ये जो दोनों है ना, ये दोनों को मिलाकर दरमियानी लेयर बोलोगे. और ये एक्सटर्नल लेयर जो इसकी आउटरमोस्ट लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जबकि जो दरमियान वाली लेयर है, दरमियान वाली लेयर में 2 लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, मस्कुलर सेल्स हैं. तो दरमियान वाली लेयर की आगे 2 टाइप्स हैं. एक है सर्कुलर मसल्स, तो दूसरे हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. तो जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर, उसमें 2 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं.
एक है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल ये देखें जो इस तरह वर्टिकली खड़े हुए हो, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक। और सर्कुलर ये जो स्टमक को यूं पकड़ेंगे सर। तो जो फॉर एग्जांपल एक पेप्सी की बोतल आप जेहन में रखें ना, कि फर्ज करें कि एक पेप्सी की जो 1.5 लीटर वाली जो बोतल है वो स्टमक है, तो जो पेप्सी के साथ साथ चलेंगे फ्रॉम उसके हेड टू टो, उसके जो चलेंगे, जो टॉप टू बॉटम जो चलेंगे वो होंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और जिस तरह पेप्सी की बोतल के ऊपर उसका वो नहीं लगा हुआ होता, वो उसके ऊपर जो उसका कागज लगा होता है जिसपे पेप्सी वगैरह लिखा हुआ होता, तो उसका जो लेबल है वो है सर्कुलर मसल। क्या है बेटा? सर्कुलर मसल। The middle layer of the muscles consists of outer longitudinal, तो बाहर की जानिब longitudinal है, और अंदर की तरफ यानी बाहर longitudinal तो longitudinal के अंदर है circular, inner circular muscles हैं। And these muscle layers help in churning, मतलब जब ये contract relax होते हैं तो stomach यूं करके होगा। तो अब अगर आप पेप्सी की बोतल को पकड़कर यूं दबाएं या यूं उसको करें, तो अंदर मौजूद जो भी चीज होगी उसकी तो चर्निंग हो जाएगी, उसकी तो ग्राइंडिंग हो जाएगी। तो these muscular layers help in churning, grinding and mixing the food with the stomach secretions। समझ आ गई मेरी बेटी को? जी सर आ गई। जी, और कुछ मेरे बच्चों ने कुछ पूछना हो? नो सर। नहीं जी, आज का यही टॉपिक था, ठीक है मेरे बच्चों? तो इजाजत दीजिए, जीते रहिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।